नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। देश का सवाल में दिल्ली हिंसा पर आज संसद में जबरदस्त चर्चा हुई। विपक्ष ने तीखे सवाल किए तो सरकार ने सधे हुए जवाब दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर दिल्ली दंगों पर राजनीति का आरोप लगाया। दंगों को अलग ही रंग देने का आरोप भी लगाया गया। जी हां, और इस वक्त हूं मनीष अवस्थी। देश का सवाल में दिल्ली हिंसा पर आज संसद में जबरदस्त चर्चा हुई। विपक्ष ने तीखे सवाल किए तो सरकार ने सधे हुए जवाब दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर दिल्ली दंगों पर राजनीति का आरोप लगाया। दंगों को अलग ही रंग देने का आरोप भी लगाया गया। जी हां, और इस वक्त देश का सवाल में लोकसभा सदन में देश के गृह मंत्री अमित शाह अपना बयान दे रहे हैं। जी हां, दिल्ली हिंसा को लेकर अगर ये कहा जाए तो ये गूंज अब भी शांत नहीं हुई है और इसके साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इससे पहले कि मैं मेरे मेहमानों के साथ देश का सवाल शुरू करूं, आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह एक एक कर बयान दे रहे हैं। आइए देखते हैं किसे मिलती है क्लीन चिट और कौन ठहराया जाता है जिम्मेदार। सीधे चलिए लोकसभा का मीटिंग 25 तारीख को शाम को 4 बजे से हमने शुरू कर दिया था और अब तक 650 से ज्यादा शांति समिति की मीटिंग तीनों हिंदू, सिख, मुसलमान, पारसी, ईसाई सभी कमेटी हम कर चुके हैं। ये 40 टीमों का जो गठन किया है मान्यवर, इसके अलावे एक हमने कॉन्स्पिरेसी का भी केस दर्ज किया है, क्योंकि इतने कम समय में इतने दंगे स्प्रेड होना वो तभी संभव है जब कोई पूर्व नियोजित षड्यंत्र हो। इसकी संभावनाओं को जांच करने के लिए हमने कॉन्स्पिरेसी का भी केस दर्ज किया है मान्यवर। इस पर मैं बाद में आऊंगा मान्यवर। हमने दिल्ली के अंदर फरवरी के बाद, जनवरी के बाद कितनी राशि हवाला से आई है, बाहर से आई है, ऐसी कामों में लिप्त संस्थाओं की ओर से आई है, इसका पूरा इंफॉर्मेशन हमने सरकारी एजेंसियों के साथ खंगाला है। हम नतीजे पर भी पहुंचे हैं, मगर क्योंकि अभी प्रीमेच्योर है, मैं सदन के सामने इतना कहना नहीं चाहता, परंतु इतना कहना चाहता हूं कि इनमें से 3 लोग जो दिल्ली दंगों का फाइनेंस करने वाले थे, उनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर चुका है और उनके पास से जो इंफॉर्मेशन आएगी वो उसकी जांच आगे जाएगी। मान्यवर, आईएस से जुड़े हुए 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी है, एक को हिरासत में लिया है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से विदेश से आए हुए फुटेजों को गलत तरीके से लोगों के बीच में ले जाते थे और दंगों से जुड़े 10 महत्वपूर्ण मामले हैं, उसको एक वरिष्ठ अधिकारियों की और टीम बनाकर मान्यवर हम जांच कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार सदन के सभी सदस्यों को और सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता को विशेषकर और देश की जनता को कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी दंगा करने की हिमाकत की है, वो कानून की गिरफ्त से इधर उधर 1 इंच भी भाग नहीं पाएंगे। आज मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं मान्यवर, सारी जांच जो हो रही वो सारी जांच वैज्ञानिक आधारों पर हो, कोई हियरसे पर नहीं कर रही। हमने पूरी चिंता करी और मैं खुद मीटिंग के अंदर रिव्यू करे हैं पूरी जांच की प्रक्रिया का। कहीं पर भी किसी निर्दोष को लिया न जाए। हो सकता है पूछताछ के लिए किसी को बुलाए, मगर जहां तक अरेस्ट का सवाल है, अरेस्ट उसी की होगी जिसके खिलाफ स्टॉन्च सबूत होंगे, पुख्ता सबूत होंगे, और वो सबूत पुलिस पहले जांचेगी, सीनियर अफसर जांचेगा, तभी जाकर करेंगे। इसलिए ओवैसी साहब को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, मैं ये दंगों के पृष्ठभूमि में भी जरूर जाना चाहूंगा। मान्यवर, ये दंगों की पृष्ठभूमि क्या है? जब से इस सदन ने, और ये सदन कोई एक पार्टी का नहीं है मान्यवर, कोई एक दल का नहीं है, सभी दल के लोग बैठते हैं। और हमने आंध्र के विभाजन की तरह से ये बिल पास नहीं किया था, दरवाजा बंद कर कर, टिंगा टोली कर कर सांसदों को बाहर फेंक देकर, इस प्रकार से हमने ये बिल पास नहीं किया था। हमने पूरी
लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा कर कर धैर्यपूर्वक मैंने सबको सुना है, जिनको सुना है इसके जवाब भी दिया है और उसके बाद मतदान कर कर इस महान संस्था के दोनों सदनों ने सीएए के बिल को पारित किया। अब सीएए के बिल को लेकर इस सदन में पूरी स्पष्टता होगी। पूरे देश भर के अंदर गुमराह करने का प्रयास, युवाओं को गुमराह करे, माइनॉरिटी को गुमराह करे कि माइनॉरिटी की नागरिकता चली जाएगी। अरे भाई, कौन सा क्लॉज है सीए का? मुझे बताइए जरा, आज भी बताइए कौन सा क्लॉज है जो किसी की भी नागरिकता, मुसलमान छोड़ दीजिए, किसी की भी नागरिकता लेने का किस क्लॉज से हमें शक्ति प्राप्त होता है? सीए के अंदर नागरिकता लेने का कोई प्रावधान है ही नहीं, पीड़ित लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान। परंतु मान्यवर अलग अलग प्रकार से काफी चीजें फैलाई गई। ये कह रहे हैं कि अब जब तक ये है कि नागरिकता के साथ धर्म पहले जोड़ने की मैं उसका भी कहता हूं, मैं वो भी कहता हूं, मान्यवर मैं आज भी पूरे सदन को कहना चाहता हूं और विशेषकर दादा जैसे अभ्यासु लोगों को, मेरी चैम्बर में आइए और मैं सब चीजों का जवाब देने के लिए आपको तैयार हूं, बंधा हुआ हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। दादा, ये जो शरणार्थी आए हैं, मान्यवर ये जो शरणार्थी आए हैं, आजादी के बाद अब तक वीजा और नागरिकता के बारे में 27 जगह पे धर्म का उल्लेख हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है और कांग्रेस के शासन में सबसे ज्यादा हुआ है। मैं पूरा रिकॉर्ड भी लाऊंगा, इस सदन के सामने एक अलग चर्चा में विषय भी लेकर आऊंगा। और एक बात आई कि कोई कानून ऐसा नहीं जो धर्म के आधार पर हो। 25 कानून तो मैं जानता हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है साहब? क्या है? धर्म के आधार पर बना हुआ कानून है। कैसे आप कह सकते हो तो धर्म के आधार पर पहली बार कानून बना? 25 कानून मैं बता सकता हूं और मान्यवर कहे तो मैं सदन के रिकॉर्ड पर भी रख दूं। हाँ, तो मैं कल रखूंगा रिकॉर्ड पर। ढेर सारे कानून हैं, मगर बाद में बोलना बंद कर दीजिएगा। कानून तो मैं वहां से लाऊंगा। मान्यवर एक बात नहीं, सिटीजनशिप की बात नहीं, मैं मान्यवर सर गृह मंत्री को बुलाया, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। मान्यवर आपके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक बात ऐसी आई कि सीए के विरोध करने वाले शांति से बैठे थे, सीए के पक्ष में जब लोग निकलना शुरू हुए दंगे हो गए। क्या कहां रहते हो दादा? मैं बताता हूं, ये 24 फरवरी के पहले सीए के विरोध से ज्यादा सीए के समर्थन के लिए रैलियां देश भर में निकली है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी निकली। मगर हम कान बंद रखेंगे, आंख बंद रखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। जो देखना चाहेंगे वही देखेंगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा। देश भर में रैलियां निकली है, लाख की निकली है। 27 से ज्यादा रैलियों में मैं स्वयं गया हूं और कहीं पर भी और साहब दानिश जी, मैं आप पर भी आता हूं, जरा धैर्य रखिए। मान्यवर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्रो सीए वाले लोग निकले इसलिए हुआ। ढेर सारे निकले थे। अब क्यों हुआ इस पर मैं आना चाहता हूं। मैंने ये समझने जैसी बात है। 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक पार्टी बड़ी रैली करती है, एंटी सीए रैली। रैली में पार्टी के अध्यक्ष महोदय भाषण करते हैं कि घर के बाहर निकलो, आर पार की लड़ाई निकलो, अस्तित्व का सवाल है। इसके बाद उनके एक वरिष्ठ नेता भाषण करते हैं, अभी नहीं निकलोगे तो कायर कहलाए जाओगे। क्या भाषण है? और इतनी सारी हेट स्पीच दादा बोलते हो आप सब लोग, ये हेट स्पीच नहीं लगती क्या आपको? खराब नहीं है? घर के बाहर निकलो, आर पार की लड़ाई लड़ो, ये खराब नहीं है? और साहब देखिए
जिस हेट स्पीच का वो जिक्र कर रहे हैं वो तो पुलिस जांच करी है, जो कानूनन होगा वो करेंगे, परंतु वो हेट स्पीच के बाद कुछ नहीं हुआ। ये 14 दिसंबर की रैली के बाद 16 दिसंबर को शाहीन बाग का धरना शुरू हो गया और वहीं से ये चीज की मान्यवर शुरुआत हुई। मान्यवर, मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके बाद 24 एक स्पीच होती है 17 फरवरी को, दादा ध्यान से सुनना, 17 फरवरी को एक संगठन चलाते हैं यूनाइटेड अगेंस्ट हेट। नाम तो इतना पायस है कि हमको भी सुनने जाने का मन होगा। भाषण क्या करते हैं? हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम उनको बताएंगे कि हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है। ये बताने के लिए मैं सब लोगों को, धर्म का नाम नहीं बोलता हूं, अवाम को हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ रोड पर आने के लिए आह्वान करता हूं और 24 तारीख को दंगों की शुरुआत होती है। ये 17 तारीख को, ये हेट स्पीच नहीं है मान्यवर, ये हेट स्पीच नहीं है, क्योंकि वो वोट बैंक को एड्रेस करती है, इसलिए वो हेट स्पीच नहीं। मान्यवर, उसके बाद वारिस खान पठान, जरा सुनना भाई ओवैसी जी, वारिस खान पठान 19 फरवरी 2020, 24 तारीख को दंगे होते हैं। 19 फरवरी को क्या हुआ? 19 फरवरी को वो कहते जो चीज मांगने से नहीं मिलती वो छीननी पड़ती है। 15 करोड़ हम हैं, कौन है मुझे मालूम नहीं, हम 15 करोड़ है मगर 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, रोड पर निकला। मान्यवर, 24 को दंगा होता है। सुनिए ना, बयान वापिस लेने से क्या है साहब? एक सेकंड बैठ जाइए। मान्यवर, बयान वापिस लेने से नहीं होता, सोशल मीडिया के जमाने में वायरल होने से हेट स्पीच अपना असर दिखाती है। 19 फरवरी को ये बयान आया, 24 को दंगे होते मान्यवर। और मैं बताना चाहता हूं कि इन उत्तेजनात्मक भाषणों के बाद 23-22 फरवरी की रात को और 23 की सुबह दिल्ली में 8-9 जगह पर अलग अलग प्रकार के धरने और उत्तेजक वातावरण होना शुरू हुआ, जो जाकर 24 तारीख को दंगों में परिवर्तित हुआ। मान्यवर, एक भाषण वो भी हेट स्पीच हो सकती है, पुलिस जांच करेगी, परंतु एक भाषण जिसके 30 दिन तक कुछ नहीं हुआ वो आपको हेट स्पीच दिखाई पड़ती है। 19 तारीख को 22 तारीख को होते हैं जिसके बाद दंगे हो जाते हैं, वो हेट स्पीच नहीं दिखाई पड़ती है। हम कम से कम इस सदन के अंदर राजनीतिक रंग से कम्युनल दंगों जैसे संवेदनशील मामले को न ट्रीट करे, ये मेरा सबसे कहना है। इन्होंने कहा मान्यवर, मैं इसलिए कहता हूं कि ये षड्यंत्र है मान्यवर। सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 60 अकाउंट ऐसे मिले जो 22 के दिन शुरू हुए और 26 के दिन बंद हो गए। 60 अकाउंट, और वो क्या समझते हैं बंद करने से बच जाएंगे क्या? जहां पर भी है पुलिस ढूंढ कर निकालेगी, ढूंढ कर निकालेगी। मान्यवर, 25 मामले हमने आईटी एक्ट के तहत दर्ज कर चुके हैं, उनको भी ढूंढ के निकालेंगे। ये जो कठोर कार्यवाही करते हैं वो बाद में कहीं आ न जाए बचाने के लिए, मेरा इतना ही सबसे निवेदन है। मान्यवर, हमने विज्ञापन और सोशल मीडिया से भी अफवाहों से दूर रहने का हमने किया। मान्यवर, पैसा भी दिल्ली में पहुंचाया गया है, ये भी षड्यंत्र का हिस्सा है। हम इसकी तह तक जाएंगे। इसकी रिसीव करने वाले लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, मगर पैसा भी पहुंचाया गया है, सोशल मीडिया से भड़काया गया। उसके खिलाफ 14 दिसंबर, 17 फरवरी, 19 फरवरी, 22 फरवरी गंदे भाषण किए गए और ट्रंप आए तभी करो, इस तरह से उकसाया गया। मैं मान रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी कि पुलिस अभी ढूंढ रही है कि इसके पीछे क्या हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा दंगा जो हुआ उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी जली है, मुझे भी भयंकर दुख है, वेदना भी है।
किसी की काले पसीने की, गाढ़े पसीने की कमाई दंगों में जलकर राख हो जाए। मगर मैं आज दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, हमने क्लेम कमीशन के गठन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को पत्र लिख लिए हैं। वीडियोग्राफी के आधार पर जिन्होंने दुकान जलाई है, जिन्होंने व्हीकल जलाए हैं, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्तियां जलाई है, वो सारे लोगों को पकड़कर उनका सारा संपत्ति इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, ये मैंने बैठ जाए बालू जी, मैं बताता हूं, आपने शायद वो ट्रांसलेशन नहीं लगाया है। हमने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है कि इसके लिए आप एक हाईकोर्ट के जज का नाम दीजिए। ये पुलिस नहीं करने वाली, इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, ये मैंने बैठ जाए बालू जी, मैं बताता हूं, आपने शायद वो ट्रांसलेशन नहीं लगाया है। हमने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है कि इसके लिए आप एक हाईकोर्ट के जज का नाम दीजिए। ये पुलिस नहीं करने वाली है, हाईकोर्ट के जज ही करने वाले हैं। तो आपको आश्वस्ति के लिए मैं कह रहा हूं, हमने ऐसा ही पत्र लिखा है और आज रजिस्ट्रार ने पत्र दिल्ली के चीफ जस्टिस आपके सामने मान्यवर दे दिया है। मान्यवर, मैं अभी अपने बर्क साहब कहते थे कि कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे, कितने दुकानें हिंदुओं की जली, कितनी दुकानें मुसलमानों की जली, कितने घर जले। मानव में आंकड़ा जरूर देता है, 52 भारतीयों की मृत्यु हुई। मैं हिंदू मुसलमान में नहीं मानता। 52 भारतीयों की मृत्यु हुई है, 526 भारतीय घायल हुए हैं, 371 भारतीयों की दुकानें जली हैं और 142 भारतीयों के घर जले हैं। इस सदन को भी हम हिंदू मुसलमान में बांटेंगे क्या? इस प्रकार से दंगों की चर्चा में इस प्रकार से आंकड़े मांगे जाते हैं? नहीं, छोड़ नहीं देता हूं मैं, आंकड़े तो देता हूं, हिंदू मुसलमान नहीं करता। और ओवैसी जी ने बड़े जुनून के साथ कहा कि मस्जिद जल गई, ओवैसी साहब मंदिर भी जले। जरा तनिक इसके लिए भी दुख व्यक्त कर देते। मैं मंदिर और मस्जिद दोनों जले हैं, दोनों के लिए दुख व्यक्त करता हूं। कोई भी धर्म स्थान, चाहे गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, नहीं जलना चाहिए। आपने जुबेर का उदाहरण दिया, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम नहीं छोड़ेंगे जुबेर के कातिलों को, परंतु साथ में आईबी के अफसर शर्मा के शरीर पर 400 घाव लगा दिए, वो भी बोले होते तो सदन की शोभा बढ़ती, साहब, सदन की शोभा बढ़ती। और एक वाक्य शुरू में बोले, बाद में सारे नाम आप, मैंने ध्यान से सुना है। और कम से कम आप वारिस भाई को समझा देते तो भी काफी भला हो जाता। मान्यवर, दंगों का इतिहास, मान्यवर मैं आपका भाषण करूंगा। माननीय सदस्य तो बहाना ढूंढ रहा है, वो तो बहाना ढूंढ रहा है। मान्यवर, वो कह रहे थे कि हमारे समय में दंगे होते हैं। काफी सदस्यों ने चीजें रिकॉर्ड पर रखी, मैं तय में न जाना नहीं चाहता, परंतु एक आंकड़ा जरूर कहना चाहता हूं कि भारत के इतिहास में दंगों में मारे गए लोगों में 76% लोग कांग्रेस के शासन में मारे गए। 76%। आपको कोई अधिकार नहीं है दंगों के लिए बात करने का। मान्यवर, मुझे कह रहे कि आप गृह मंत्री ने शांति की अपील नहीं की, मैंने की भी है, मगर नहीं भी की होती, मैंने ऐसा नहीं कहा कि बड़ा दरख्त गिर जाता है तो धरती हिल जाती है। 3000 सिख भाई रातों रात जला दिए गए, काट दिए गए। क्या हुआ? जांच क्या करी आपने? हम तो बताएंगे जांच क्या करी है, बताया भी है, सबको पकड़ा है, पहले भी पकड़ा है जहां जहां हमारे शासन में। क्या किया? जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई, कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता पकड़ा नहीं गया। नरेंद्र मोदी के शासन में पकड़ने की शुरुआत 84 से लेकर 2014 तक
नहीं, मैं ऐसा नहीं है दादा, मेरा आशय मैं बताता हूं, दादा मैं इसलिए मान्यवर मैं इसलिए बताता हूं, दादा थोड़े इरिटेट हो जाते हैं, मैं इसलिए बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि दंगे हमारे समय में, मैं उनको याद कराना चाहता हूं, और वो सुनने के लिए बैठे ने, उनको मालूम था कि उनके अध्यक्षता का भी भाषण आएगा, सिख दंगे भी आएंगे, सिख राइट्स भी आएंगे। मान्यवर मैं इसमें अंदर जाना नहीं चाहता, वरना ढेर सारी चीजें हैं मेरे पास, ढेर सारी चीजें हैं, नहीं बोलना है भाई, मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि 76% लोग मारे गए और हमने इतनी कैजुअली राइट्स को नहीं लिया है। 3000 सिख भाई बहन जला दिए गए, और आप कहते हो कि दरख्त गिरता है तो जमीन हिलती, किसी को जान दो। मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दंगा किसी को अच्छा नहीं लगता है, दंगे किसी भी शासन में होने नहीं चाहिए, मगर एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत ये अटेम्प्ट हुआ है, ऐसा मेरा प्राइमा फेसी मानना है। पुलिस के पास काफी पुख्ता सबूत भी आए, पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज मैं दिल्ली के हरेक दंगे में मारे गए व्यक्ति के परिवार को दुख तो व्यक्त करता हूं, मगर उनको आश्वस्त भी करता हूं कि आपके परिवारजनों की जिन्होंने जान ली है वो कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई बख्शा नहीं। और ये दंगे पूरे देश के लिए एक सबक बने कि दंगा करने वालों को कैसा अंजाम होता है। इतनी कठोरता के साथ दिल्ली पुलिस कार्यवाही करेगी, मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। बैठ जाइए, मैं बता, जो बसपा के सांसद महोदय कह रहे हैं कि पुलिस पत्थरबाजी कर रही थी, एक बार ओवैसी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उस वीडियो की पूरी जांच कर ली है। 300 मीटर दूर थे, टीयर गैस चला रहे थे, मगर जब पत्थर चारों ओर से आ गए, वो दंगाइयों को भगाने के लिए पत्थरबाजी कर रहे थे, गोली नहीं चला रहे थे। और दंगाइयों के साथ नहीं, दंगाइयों के साथ नहीं थे भाई, पूरा इसका अरे पूरा वैज्ञानिक एनालिसिस हो गया है, कोई सवाल ही नहीं है। और मान्यवर ये जो कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, लगभग 5000 से ज्यादा टीयर गैस के सेल छोड़े गए हैं, 400 से ज्यादा आंकड़े मेरे अंदर है, 400 से ज्यादा गोली चलाई गई है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, लाठीचार्ज किया गया है, परंतु दोनों ओर संयम से काम लेकर पुलिस ने इसको 36 घंटे के अंदर समाप्त कर दिया है। इतनी डेंस पॉपुलेशन वाली जगह पे 36 घंटे के अंदर राइट्स दबा देना, और दिल्ली जहां पर हर जिले के अंदर, हर वार्ड के अंदर मिक्स कम्युनिटी रहती है, वहां राइट्स को स्प्रेड न होने देना, वो दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता थी। माननीय, मैं फिर से जिन्होंने भी दंगा किया है वो सभी के प्रति कठोर से कठोर कार्यवाही का देश की जनता को आश्वासन देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की। सभा की कार्रवाई वीरवार दिनांक 12 मार्च 2020 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन में हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता। जी हां, कार्रवाई सब पर होगी, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, और उसमें किस सियासी दल का वो व्यक्ति है ये नहीं देखा जाएगा। गृह मंत्री का लोकसभा में सदस्यों को कहते हुए उनका जो बयान दिल्ली हिंसा और दंगों में सामने आया है, ये साफ करता है कि सरकार सख्त है और जो भी दंगाई हैं, इसमें जो भी शामिल हैं, वो नहीं बच पाएंगे। जी हां, बुरे काम का बुरा नतीजा, यही उनका जवाब था
जो कि लगातार सदन में सुबह से लोग ये चाह रहे थे कि गृह मंत्री अपनी सफाई दे, गृह मंत्री की सफाई, और उसके बाद लगातार उनका एक एक कर जवाब आता रहा। ये साफ बताता है कि सरकार की नीति और नीयत साफ है। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हैं डॉक्टर एस.के. दत्ता। जी हां, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजनीतिक विश्लेषक के साथ आपकी भूमिका, आपकी बेबाकी ये बताती है कि आखिर आप किस विचारधारा का समर्थन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सारिम अली खान। जी हां, आप युवा नेता हैं और आप लगातार जामिया के प्रोटेस्ट में भी आप शामिल रहे हैं। आपने वो देखा है कि जामिया विवाद कैसे बढ़ा और उसमें क्या क्या बातें थी। आप हमारे साथ स्टूडियो में। हमारे साथ हाजिक खान साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और बड़े बेबाक अंदाज में आप अपनी बात रखते हैं। ऐसा लगता है कि आप किसी भी पक्ष का या किसी भी सियासी दल का साथ नहीं देते, वही कहते हैं जो दिल कहता है। मेरे साथ ऋषि शंकर मिश्रा। जी हां, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन ऋषि जी, आपके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूं। आप जब कहते हैं तो आपकी विचारधारा कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। और मेरे साथ बीजेपी के तेज तर्रार और बुद्धिजीवी प्रवक्ता, जो कि प्रेम से अपनी बात रखने के माहिर हैं, ऐसे प्रेम शुक्ला साहब भी जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, गृह मंत्री ने अपने बातें रख दी। अपनी बातों से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि आखिर अजीत डोभाल क्यों गए थे हिंसा प्रभावित इलाकों में। दिल्ली पुलिस की प्रशंसा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आरोप ये लगता रहा है कि जिस तरीके से दंगों को हैंडल किया गया, इस पर दिल्ली पुलिस की ही भूमिका जो थी उस पर सबसे ज्यादा संदेह था। प्रेम जी, ये कैसा राजधर्म? जी देखिए मनीष जी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में विस्तार पूर्वक किस तरह से किस इलाके में दंगे हुए, वहां की आबादी क्या थी, वहां की गलियां कितनी संकरी थी, उन गलियों में दो पहिया वाहनों का भी संचार बड़ा कठिन था। उसके बावजूद सिर्फ 26 घंटों के भीतर वहां के दंगों को नियंत्रित करने में दिल्ली पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। असर रुकना होगा, थोड़ी देर की खामोशी। जी हां, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद गृह मंत्री के दिल्ली हिंसा पर दिए बयान पर देश का सवाल जारी है। आप कहीं एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। जी हां, मेरे साथ वो तमाम मेहमान मौजूद हैं जिनका मैंने आपसे ब्रेक के पहले तारुफ कराया था। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला अपनी बात रख रहे थे। प्रेम जी, आपसे सीधा सवाल है। गृह मंत्री जी ने सोनिया गांधी, जी हां, 14 दिसंबर को रैली में दिए हुए बयान को हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया है। उन्होंने इसके साथ साथ उमर खालिद और वारिस पठान के बयान को भी ये माना है कि ये हेट स्पीच का हिस्सा है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कपिल मिश्रा का बयान, अनुराग ठाकुर का बयान, प्रवेश वर्मा का बयान, इसका कोई जिक्र नहीं। प्रेम जी, क्योंकि जिनके भड़काने पे दंगे हुए, कृपा करके बताइए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने सदन में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि किस तरह से सीए के समर्थन में जो भी रैलियां निकली, किसी भी रैली में कहीं से भी सीए समर्थक जो प्रदर्शनकारी थे उनकी तरफ से कोई हिंसा की घटना नहीं हुई। एंटी सीए के जो प्रदर्शन हुए वहां हिंसा की घटनाएं हुई, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो। और सीए के समर्थन में जो प्रदर्शनकारी निकले उन पर भी जो है हमले हुए, हिंसा हुई। तो यदि सीए समर्थन में हिंसा होती तो स्वाभाविक तौर पर उसके लिए कपिल मिश्रा को दोषी पाया जाता या अन्य लोगों को दोषी पाया जाता। यहाँ तो एंटी सीए के जो समर्थन, एंटी सीए के जो प्रदर्शनकारी थे, हिंसा उन्होंने प्रारंभ की। प्रेम जी से मेरा कुछ सवाल है। हिंसा के लिए पेट्रोल बम कौन लेके खड़ा था? क्या वो यदि कपिल मिश्रा के बयान पर प्रेरित होकर क्या आपको लगता है कि ताहिर शेख ने जो है वो पेट्रोल बम वहां जमा किया था? क्या उसने पत्थर अपनी छतों पर? एक दो सवाल है मेरा। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो आज बयान दिया है पार्लियामेंट में, बहुत ही बचकाना बयान है अमित शाह जी का है कि 20 लाख की घनी आबादी थी, इतनी नैरो गली जो रोड था बहुत नैरो था। बच्चों को हर चीज मुझे आश्चर्य लग रहा है बच्चों को कभी-कभी मनीष जी पहले भी 20 लाख की आबादी रही होगी,
जो सड़क है वो संकीर्ण पहले भी रही होगी। आपको याद होगा मनीष जी, आप इतने जाने माने पत्रकार हैं, आप दिल्ली काफी दिनों से कवर करते हैं। आपको एक बात बताऊंगा मैं मनीष जी कंप्लीट कर लूं, एक बात बताऊंगा, एक बात आपको बताना चाहता हूं जानकारी के लिए। आप अपनी बात पूरी करें। आप जिनको जवाब दे रहे हैं या जिनका सवाल आप जिनसे पूछ रहे हैं वो खुद एक पत्रकार रहे हैं। जी। सामना अखबार के आप वरिष्ठ संपादक रहे हैं। उनका नाम प्रेम शुक्ला। जी, प्रेम शुक्ला जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी जब पत्रकार थे तो बहुत ही अच्छे पत्रकार रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी में आए हैं वो गलत पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, ये अलग बात है। मैं अब जवाब दे दूं कि जो अमित शाह जी ने तर्क दिया है कि 20 लाख की आबादी थी, गली जो संकीर्ण था, ये दिल्ली में भाई साहब ये रोड पहले भी ऐसा ही थे। पॉपुलेशन इतना, पहले भी इतना ही पॉपुलेशन था, लेकिन दिल्ली में कभी ऐसे दंगे नहीं हुए। सामाजिक समरसता पहले दिल्ली में नहीं खराब हुआ। मेरा सवाल शहंशाह हिंदुस्तान जिलेलाई से, जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, प्रधान सेवक जी, चौकीदार जी, आपकी चौकीदारी फेल हुई है। आप यदि चौकीदारी सही से किए होते तो दिल्ली के दिल में कोई खंजर नहीं भोग सकता था, किसी की औकात नहीं थी, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो चाचा अमित शाह हो, जिन्होंने गेट लगाने की बात की। एक गृह मंत्री को शोभा देता है मनीष जी, जो वोट डालिए यहाँ और करंट लगे साइन बोर्ड में, शर्म आनी चाहिए। बीजेपी में ऐसे देता है। बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी थी, आडवाणी जी की पार्टी थी। आडवाणी जी, वाजपेयी जी कभी भी अपने ऋषि जी, देश के सवाल के मंच में हमें घृणित और जहरीली भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। आपके नाम में ऋषित्व है तो कम से कम मैं चाहूंगा कि आप जब अपना बयान रखें। मैं अमित शाह जी का बहुत सम्मान करता हूँ मनीष जी, मुझे हमारे साथ अमित शाह जी को बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे आदरणीय गृह मंत्री है। लेकिन क्या ये हिंदुस्तान के गृह मंत्री को शोभा देता है कि वोट डालिए यहाँ? हार्दिक खान साहब, हेट स्पीच बड़ी वजह, ये गृह मंत्री का कहना है। लेकिन गृह मंत्री जी ने इस बात का कतई जिक्र नहीं किया कि हेट स्पीच में वो लोग भी थे। सोशल मीडिया का उन्होंने उल्लेख किया कि हेट स्पीच आप वापस कैसे लेंगे? सोशल मीडिया में एक बार जब आ जाता है तो उसके बाद वापस लेना मुश्किल है। तो ये बीजेपी भी तो लागू होता है। देखिए, अमित शाह जी जो पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि सोनिया जी की तकरीर के बाद हिंदुस्तान में दंगे भड़क गए, ये एक झूठ है। भारत में झूठ प्रचार किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, ये झूठ नहीं तो 17 फरवरी को उमर खालिद को कैसे मालूम था कि ये होने वाला? 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो आप लोग सड़क पर निकले। 19 तारीख को वारिस पठान ने क्यों ललकारा, क्यों कहा कि हम लोग अभी जागे नहीं है, जिस दिन जाग जाएंगे 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी हो। मनीष जी, मैं वारिस पठान के बयान को कंडेम करता हूं, इस तरह का जो बयान देता है उसे कंडेम करता हूं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि वारिस पठान को और उमर खालिद को तो पता लग जाता है कि दंगा होना है, लेकिन देश के होम मिनिस्टर क्या सो रहे थे? या दिल्ली की जो आईजी थे वो सो रहे थे? दिल्ली पुलिस की नाकामी है, सरकार की नाकामी है। 53 हिंदुस्तानी भारतीय लोगों का कत्ल हुआ और इन कत्ल करने वालों को मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि चाहे कोई कत्ल करने वाला हो, कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा और बांध तोड़ के मुल्क डुबाने की ये कोशिश करते हैं। इनको शायद होश नहीं है, इनका घर भी डूबेगा। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्लियामेंट में अमित शाह जी को ये कहना चाहिए था कि 53 हिंदुस्तानियों की जान गई है। आपकी ये तकरीर जिस समय दिल्ली को जरूरत थी, जिस समय दिल्ली चाह रही थी कि आप जैसे नामचीन लोग वहां जाकर लोगों को बताएं, समझाएं कि जिस सीए को लेकर बवाल मचा है आखिर उसकी सच्चाई क्या है। डॉक्टर दत्ता, क्या आपको लगता है गृह मंत्री के जो बयान है इसमें सोनिया गांधी पर सीधे तौर पर उंगली, उसके बाद वारिस पठान, इस बयान की कोई वकालत नहीं कर सकता। लेकिन इन सब बातों को जानते हुए दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट, जबकि दिल्ली के लेकर दंगों को लेकर सबने कहा अगर कोई जिम्मेदार है तो खुफिया एजेंसी। मनीष जी, 2000 लोग जो बाहर से आए उसकी आज तक चर्चा नहीं हुई कि कौन लोग थे। दत्ता से मेरा सवाल है, दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट और प्रशंसा यानी एक प्रशंसा पत्र भी दे दिया। जैसे मैंने सबको बहुत ही ध्यान से सुना, मेरा निवेदन है कि मैं जब अपनी बातें रखूं तो बीच में ना बोले। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि सोनिया जी को लेके जो माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है बहुत ही सही कहा है
क्योंकि कहीं ना कहीं पे कांग्रेस पार्टी तो दंगा की पाठशाला है। कांग्रेस पार्टी बरात नहीं करेंगे। मैंने बोला था ना कि बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला। आप कृपया करके शालीनता रखिए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता है क्या? कांग्रेस का प्रवक्ता है आप? कांग्रेस की प्रवक्ता है आप? शालीनता से नहीं चलेगा। दत्ता जी यहाँ तथ्यों को रखिए, देश के ऋषि जी वो बोल रहे हैं अपनी बात। रेंटल्स के बीच में मैं डिबेट नहीं। डॉक्टर दत्ता पर्सनल कमेंट ना करें। देखिए व्यक्तिगत कमेंट से हमें बचना है। जब जवाब देता हूं तो बहुत जवाब देता हूं। डॉक्टर दत्ता ये भी जानते हैं लोग, फिर मैं शालीनता भूल जाता हूं। मैंने कहा कि तथ्यों के आधार पे डिबेट हो, किसी पार्टी को दंगे की पार्टी का यही बात है। तथ्यों के आधार पे बातें हो। सिख दंगा किसने करवाया था? सिख दंगा किसने करवाया था? हकीमपुरा किसने करवाया था? भागलपुर किसने करवाया था? मीरठ किसने करवाया था? कलकत्ता किसने करवाया था? लखनऊ किसने करवाया था? आगरा किसने करवाया था? मथुरा किसने करवाया था? अहमदाबाद किसने करवाया था? सारे उपाधि अगर जाती है तो कांग्रेस पार्टी को जाती है। डॉक्टर दत्ता मेरा सवाल आपसे ये है, डॉक्टर दत्ता मेरा सवाल आपसे ये है कि दिल्ली पुलिस को प्रशंसा पत्र दे दिया सदन में ये कहते हुए कि दंगे तो 36 घंटे में समेट दिए। उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है दिल्ली पुलिस को लेकर? माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बार नहीं 3 बार कहा है एनसीए वाला प्रदर्शन लेके कि अगर तोड़फोड़ होती है, गैर कानूनी वे पे अगर चीजें होती है तो पुलिस गुलाब से प्यार नहीं करेगी। दत्ता जी दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो दंगा भड़का रहे। आपने उनका रातों रात ट्रांसफर कर दिया। कमाल की बात कर रहे हैं आप। दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट डॉक्टर दत्ता वो इंटरप्रिटेशन है आपका। डॉक्टर दत्ता वो इंटरप्रिटेशन है, लेकिन सारा देश हमारा खुफिया तंत्र फेलता। मुझे एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। डॉक्टर दत्ता एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। हम ब्रेक के बाद आएंगे और सारिम से पूछेंगे कि आखिर ये माजरा, जी हाँ ये माजरा कि शाहीन बाग से शुरू हुआ और दिल्ली जल उठी थी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका देश का सवाल में फिर एक बार स्वागत है। जी हां सदन में आज, जी हां लोकसभा में आज दिल्ली दंगों को लेकर आरोप प्रत्यारोप टोका टाकी चलती रही। बेबाक तरीके से लोग अपनी बातें रखते रहे। इस बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने सरकार पर कुछ आरोप लगाए। आपको सुनाते हैं कि ओवैसी ने आखिर क्या कहा। The beatings of Zubair was used by ISIS to put on their magazine. Do you want the Muslims to be radicalized? You have radicalized your Hindu community. Please don't radicalize us. We don't want to join ISIS. We are fighting them. We will die saving this constitution. We will hold the constitution dear to us. And why is it I am being, sir, why is it that I am being penalized? Because I am saving the constitution. That is the only crime. I was saving the constitution. I was reading the preamble. आपने ओवैसी को सुना। ओवैसी काश अपने उस नेता वारिस पठान की बात सुन लेते और जो सदन में कह रहे थे कि संविधान की सुरक्षा हमारा पहला धर्म है। सारिम अली, ये दो चेहरे कैसे हो सकते हैं? सबसे पहली बात मनीष जी ये है कि आज सदन में जिस तरह से चर्चा हुई, माननीय गृह मंत्री जी जो कि देश के गृह मंत्री हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने जो बयान दिया वो शायद ये भूल गए कि वो देश के गृह मंत्री हैं, ना कि खाली बीजेपी के। उन्होंने इस तरह से बात की, वो अपने जो उनके पार्टी के लीडर्स हैं उनका जिक्र करना भूल गए। उन्होंने जिक्र वारिस पठान का किया, सोनिया गांधी जी का किया, लेकिन उन्होंने प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा इसका जिक्र नहीं किया, जो कि बिल्कुल एक शर्मसार करने वाला बयान है। आप देश के गृह मंत्री हैं, आपके लिए पूरी जनता सब बराबर है। आप
जब आप सदन में खड़े होते हैं तो आप वहां पे सारी में उन्होंने कहा कि सदन में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। उन्होंने लेकिन अपने पार्टी के लोगों के बारे में तो नाम नहीं लिए। उन्होंने वारिस पठान का नाम लिया, उन्होंने सोनिया जी का नाम लिया, उन्होंने, जबकि मैं आपको बता देता हूं कि शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट है ये इतिहास गवाह है, इतना शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा है। लोग हैरान परेशान है सारी मली, बिल्कुल प्रोटेस्ट चल रहा है, बिल्कुल लोग हैरान परेशान है। हिंसा, आप मुझे बताइए शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से या जामिया के प्रोटेस्ट से कहां हिंसा दर्शाती है कि वहां पे जो प्रोटेस्टर्स बैठे उन्होंने हिंसा करी है। लेकिन मेरा गृह मंत्री जी से एक सवाल इंडिया न्यूज के माध्यम से ये है कि जब आप सदन में बात करें तो आप देश के नागरिकों की बात करें, वहां पर आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा, तो एक पार्टी के साथ नहीं चलना पड़ेगा। मेरा आखिरी पड़ाव है बहस का देश के सवाल। बिल्कुल, आपको मैंने जितना समय दे सकता मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी अपनी कमियां, दिल्ली पुलिस को बचाने के लिए पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। क्लीन चिट मिलने के साथ साथ प्रशंसा के बाद अब हो सकता है विपक्ष ये आरोप लगाए कि एसआईटी भी जो होगी वही होगा जो मंजूर होगा। देखिए मनीष जी, आईसिस के कहने के आधार पर तो दिल्ली पुलिस नहीं चलेगी। इस्लामिक स्टेट के एजेंट्स अगर वो आरोप लगाएंगे तो उसको स्वीकार करके दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली पुलिस ने संयम बरतते हुए 26 घंटों में जिस तरह से दिल्ली के दंगों को इस्लामिक स्टेट, आईएसआई, पीएफआई और भारत के कुछ सियासी दलों और विशेष करके प्रेम जी माफी के साथ मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। ऋषि मिश्रा, आखिरी 10 सेकंड, आपको केवल 10 सेकंड मिलते हैं। आखिर ये जो खुरासन मॉड्यूल ये तक सामने आ गया, पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया, आप फिर भी कहते हैं कि अरे इसमें जो दंगे हुए उसमें केवल लोगों की उकसाने वाली बातों से दंगे हुए। नहीं, देखिए मनीष जी, मेरा स्टैंड क्लियर है। XYZ कोई भी हो, चाहे ताहिर हुसैन हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो समी दंपति हो, चाहे वो करंट लगाने वाले हमारे चाचा अमित शाह हो, देश के सामाजिक समरसता से कोई बड़ा नहीं है। 10 सेकंड ऋषि जी, 10 सेकंड हाजिक खान साहब। देखिए, मैं माननीय होम मिनिस्टर जी से ये कहूंगा कि अब इन लाशों पर राजनीति न की जाए, बल्कि जिन लोगों के आपका काम है। डॉक्टर दत्ता, लास्ट 10 सेकंड। मैं कहना मैं ये कह रहा हूँ कि अमित शाह जी मोदी का जो है वो करना चाहें, लेकिन मेरा पैगाम में मोहब्बत है। डॉक्टर दत्ता, लास्ट 10 सेकंड, मेरे पास समय नहीं है। हार्दिक साहब, जिन्ना के बाई प्रोडक्ट के रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है तो क्या बोल सकते हैं? महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि मुझे देश का सवाल खत्म करना है, मुझे देश का सवाल खत्म करना है। ऋषि मिश्रा नहीं, मुझे देश का सवाल खत्म करना है। आपने सबकी राय सुनी, आपने सबकी राय सुनने के बाद हम ये आपको बता देना चाहते हैं, जैसा गृह मंत्री ने सदन में कहा कि देश में अगर वो अमन और चैन अगर कायम होना है तो हिंदू मुसलमान बंद हो जाए। जी हाँ, ये जिस दिन बंद होगा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के।